हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लॉन्ग आंसर पर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप पर बेस्ड है और इसमें हमको ये सीखना है कि अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस आने हैं तो हमें किस तरीके से आंसर देने हैं। तो मैं आंसर भी लिख करके लाया हूं आपको, तो आप आंसर यहां से लिख सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं इस पूरे क्वेश्चन को एलिब्रेट करूंगा, समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इस पे। ओके, और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप जल्दी से जल्दी उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे हमें यह भी पता चले कि आप कितने अवेयर हैं या कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। ठीक है ना। तो ये भाई 10 को एग्जाम है, आज एक दिन पहले वीडियो है। इसका मतलब क्या है कि हमको बहुत तैयारी से इस वीडियो को देखना है और इस पर्पज से देखना है कि सर हम अपने आप को चेक करने के लिए देखेंगे। सही बात है कि नहीं? तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर खुद से करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे वीडियो, तो मजा आएगा। सही है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो अ सॉफ्ट आयरन पीस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। उससे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली क्या है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है और इस सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर, क्या इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड किया होता है, कि कॉइलिंग की गई होती है, कि कॉइलिंग की गई होती है। ठीक है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक स्विच भी लगा दीजिएगा। ये बैटरी है आपकी और ये है आपका सॉफ्ट आयरन कोर, और ये वायर जो है इसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है और ये है कॉपर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये है आपका सॉफ्ट आयरन कोर। ये देखिए, ये ऐसे जो दिख रहा है, इस पे ये कॉइलिंग की गई है, इसे बैटरी से कनेक्ट किया गया, ये आपकी स्विच है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का। एग्जामिनेशन में आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो बेटे अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसको हम कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाई कॉइलिंग अगर हम उस पे सॉफ्ट आयरन कोर पर अगर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दें, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपके पहले का आंसर। हाउ कैन बी डिटरमाइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइज आयरन बार। एक आयरन बार है, वो मैग्नेटाइज है। तो हम देखेंगे कि अगर ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और अगर इसको हम इसके पास ले गए और यहाँ पे रिपल्सन हुआ, वहाँ यहाँ पे क्या हो गया? रिपल्सन। वो हमको फील हो जाएगा कि सर यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। तो अगर ये रिपल्सन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे सिमिलर पोल होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ होगा। और अगर यहाँ पे अट्रैक्शन होता तो इसका जस्ट अपोजिट पोल होता, तब हम कहते कि सर ये साउथ होगा। ठीक है, तो बाय प्लेसिंग द मैग्नेट नियर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अगला, हाउ विल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चेंज इफ वी इंक्रीज। कहानी क्या है सर? कहानी है कि एक सर्कुलर वायर है। क्या है? सर्कुलर वायर, और इसमें एक करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? ये करंट फ्लो कर रही है। ये मान लेते हैं प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस इसका एंड है। अब इसमें करंट फ्लो कर रही है। बोला गया कि अगर इसमें वैल्यू ऑफ करंट हम बदल दें का मतलब क्या है कि इस करंट की वैल्यू को हम चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब क्या हो सकता है? या तो करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए या तो करंट की वैल्यू को घटा दिया जाए। तो ये देखा गया कि अगर करंट की वैल्यू को जो इसके सर्कुलर कॉइल के थ्रू फ्लो कर रही है, अगर इसको हम बढ़ा दे रहे हैं तो जो फील्ड है वो भी बढ़ जा रही है। तो ये पता चलेगा कि फील्ड इंक्रीज हो जा रही है। क्या हो जा रही है?
इंक्रीज हो जा रही है, जिसका आंसर ये लिखा हुआ है कि अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द कॉइल। अगर कोई पॉइंट है P, वो कॉइल के सेंटर से मान लेते हैं R डिस्टेंस पर है ये P। अगर इस P को मैं R डिस्टेंस से बढ़ा करके और दूर लेके चला जाऊं तो यहां पर हमें लेस फील्ड महसूस होगा, लेकिन यहां पे हमें क्या फील्ड महसूस होगा, ज्यादा महसूस होगा एज कंपेयर टू दिस P। कहने का मतलब क्या है, कॉइल से जितना दूर हम जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, कॉइल के जितना पास हम आएंगे इस पॉइंट के लिए फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल इंक्रीजेस। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। ये बात एकदम तय सी है, क्लियर है। नेक्स्ट बोला कि द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर एक सर्कुलर कॉइल है और इस पे अगर हम टर्न्स बढ़ा दें, क्या कर दें, टर्न्स बढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी फील्ड, तो वो बढ़ जाएगा। क्लियर। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या अगर ये कॉइल है, ये कुछ इस तरीके से कई सारी कॉइल एक साथ आ जाती, यानी ये कुछ इस तरीके से होता, ऐसे इसके टर्म में भी बोलेंगे तो भी बात यही है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, तो जब कॉइल्स बढ़ जाते हैं तो क्या होती है, फील्ड बढ़ जाती है। सही है कि नहीं। इसीलिए तो हम लोग सोलेनॉइड बनाते हैं। उसमें करते क्या है, सोलेनॉइड एक्चुअल में है क्या, देख लो, यहीं पे देख लो, सोलेनॉइड आगे आएगा लेकिन देख लेते हैं, समझ लेते हैं भाई, पढ़ना तो है अपने को। देखो ये क्या है, प्लस माइनस, एक कॉइल है। अगर हम नंबर ऑफ, भाई देखो स्ट्रेट के कंपैरिजन में, स्ट्रेट करंट के कंपैरिजन में सर्कुलर लूप में ज्यादा फील्ड मिलती है। तो भाई सर्कुलर लूप में ज्यादा, तो मैंने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया कि जिसमें बहुत सारा लूप तैयार कर लूं मैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से 4 लूप हमने तैयार कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉइलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें एक एक सर्कल को ऐसे देखो, सर्कल 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 से रखते जाएंगे, और बगल से देखेंगे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सोलेनॉइड क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें होता क्या है, ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है वो कॉइल के फॉर्म में होता है। किसमें होता है, कॉइल के फॉर्म में होता है। और इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलती है एज कंपेयर टू सर्कुलर कॉइल या एज कंपेयर टू स्ट्रेट करंट कंडक्टर बहुत ज्यादा होती है। से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं करेंगे। जब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे स्लाइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि एनसीईआरटी का एक्टिविटी है। क्या है, एक्टिविटी है। आप देखेंगे आपको बुक में मिल जाएगा, पूरा लिखा हुआ, पूरा प्रोसीजर है वो ब्लू कलर से लिखा हुआ, पूरा रट डालना। अदरवाइज हम बता तो रहे ही हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं, मैंने सारे पॉइंट नोट किए हैं, वहीं से कोशिश किया हूं कि आपको डिट्टो वही बता पाऊं और अच्छे से। क्या है, विद द हेल्प ऑफ, अच्छा इसमें कठिन बात क्या है, ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आता कि हम क्या परफॉर्म करें, कैसे करें। क्लियर। तो आइए देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंटल सेटअप describe an activity to demonstrate the strength of magnetic field at a point increases with increases in current in the straight conductor। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये किसी फील्ड में रखा है, ये किसी फील्ड में रखा है, और ये फील्ड मान लेते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल है, एक कोई मैग्नेट के बीच में ये जा रहा है। अगर इसमें हम करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, करंट की वैल्यू को बढ़ा दें चाहे घटा दें, तो इस पर फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इस पर फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को हमें जानना है। और हमने पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कि अगर किसी फील्ड में, अगर किसी, अच्छा देखो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बताना क्या चाह रहे हैं, खूब ध्यान से समझो। इस एक्सपेरिमेंट को एक तरीके से ऐसे पूछ सकता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें अगर कोई हम करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है,
फोर्स लगता है, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू बताइए। देखो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताया आपको, मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगेगा, इसको एक एक्टिविटी की सहायता से आप बताएं, तो आप कैसे बताएंगे वो मैं बात जा रहा हूं आपको बताने। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो टू शो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विद द फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या चीज है, इसको आओ देख लेते हैं। ये है वो पूरा सेटअप जिसकी बात मैं कर रहा था, ये है सेटअप। ठीक है, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं इस बात को कि ये क्या चीज है। बहुत ही आसान सी बात है, आपको समझ में भी आ जाएगा एक बार में। है क्या सर, ये स्टैंड है, ये क्या है, स्टैंड है, और स्टैंड से ये रॉड निकली हुई है। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखो ध्यान से, ये हमारी बैटरी है, ये स्विच है। ठीक है, और ये कनेक्टिंग वायर आया ऐसे, और इस पे आया ऐसे 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 करते हुए, ये एक रॉड है, इस रॉड पे ये टच्ड है। क्या बात ठीक है, और इस रॉड को हमने यहां से कनेक्ट करके ये ऐसे ऊपर ले गए और ये ला करके यहां से जोड़ दिए, तो हमारा पूरा सर्किट तैयार हो गया। अच्छा सर, तैयार तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है सर, ये मैग्नेट है हमारा, ये क्या है, मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में ये एक रॉड रखी है, ये क्या है, रॉड रखी है। होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये रॉड डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, खूब ध्यान समझ लो, क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और जब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब क्या है, इस पे फोर्स लग रहा है। खूब दिमाग से सोचो, अगर ये चीज ऐसे रखी है, ऐसे रखी है, और ये अपने आप ऐसे घूम गई, इसका मतलब कोई फोर्स है। अपने आप कोई चीज कैसे घूम सकता है, किसी के पास एबिलिटी ही नहीं है कि वो खुद से अपनी पोजीशन चेंज कर ले। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़े हम लोग 9th में, कि भाई किसी भी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से अपनी पोजीशन चेंज कर ले। अगर उसकी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि उस बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहा है। दैट्स इट, वेरी गुड, सही है। तो सर इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस बार मैग्नेट पर, या ये सॉरी बार मैग्नेट कर रहा है, एक रॉड है जो ये, इस रॉड पे ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जब करंट फ्लो कर रही है तो इसमें एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो इसमें डिफ्लेक्शन कर रहा है। तो सर ये तो बात हो गई इसके पूरे प्रोसेस की, क्लियर, इसमें यही हमको बताना रहेगा। अब इसके लिए हमें पूरी एक्टिविटी लिखनी थी, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, एपरेटस रिक्वायर्ड। पहली हेडिंग एपरेटस रिक्वायर्ड, क्या क्या, एल्युमिनियम रॉड, ये मेटेलिक रॉड जो थी ये एल्युमिनियम रॉड ली गई है। स्टैंड ले लिया हमने, हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया, देखिए हॉर्सशू मैग्नेट लिया है, ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है, ओके। ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, सेल ले लिया, ये देखिए ये सेल है हमारा, सेल या बैटरी, की ले लिया, एंड कनेक्टिंग वायर, और ये कनेक्टिंग वायर हो गया। स्टैंड है, एल्युमिनियम रॉड है, हॉर्सशू मैग्नेट है, कनेक्टिंग वायर है, बैटरी है एंड की है। इस पूरे को हम इस तरीके से सेटअप करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड apparatus अपनी अपनी जगह पे आ चुका है, जो कि इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब इसमें हमको क्या बताना रहेगा, देख लेते हैं भाई। ऐसी भी क्या बात है कि एक सेकेंड, चलो देखते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर है अरेंज द सेटअप एज सोन इन फिगर। सेटअप को पूरा अरेंज कर दिया हमने। अ करंट कैरिंग रॉड PQ, ये PQ है रॉड, करंट कैरिंग रॉड है, एक्सपीरियंसिंग फोर्स, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है जिसके कारण से ये घूम रही है, ओके ठीक है। द प्लग द की निकाल लीजिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड फ्रॉम PQ टू P, ऑब्जर्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। जैसे ही प्लग करते हैं की को, तुरंत जैसे ही ऑन किया हमने की को, कहने का मतलब स्विच जैसे ही ऑन करेंगे इसमें डिफ्लेक्शन ये शो करेगा, ठीक है।
नाउ अनप्लग, निकाल दो। अनप्लग का मतलब क्या? स्विच ऑफ कर दिया। ओके, प्लग का मतलब क्या है? ऑन कर देना। अनप्लग का मतलब क्या? स्विच ऑफ कर दिया। तो अनप्लग द की, रिमूव द फर्स्ट हॉर्स शू एंड प्लेस द सेकेंड हॉर्स शू। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम इसको रिमूव कर देंगे ये ऐसे वाली पोजीशन पे ही टिका रहेगा। कहने का मतलब क्या है? इस पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इतना कहानी का मतलब क्या है? सीधा सीधा हम लिख दें अगर कि सर यहां पे अब डिफ्लेक्शन आ गया है और डिफ्लेक्शन वैसा ही का वैसा ही रहा है वो। ठीक है, फिर प्लग द की, द करंट अगेन फ्लो द रॉड फ्रॉम Q to P, अगेन ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन। जैसे ही P को स्विच को हमने ऑन किया फिर से डिफ्लेक्शन हमको दिखा। नाउ ब्रिंग बोथ द मैग्नेट क्लोजर टुगेदर and observation greater magnetic field than the previous case, again observe the motion of the rod। कहने का मतलब क्या है? खूब ध्यान से समझो, यही सेम प्रोसेस हमको करना है। पूरा सेटअप रखा है, बस हमने क्या किया, इस इंटेंसिटी वाले मैग्नेट को हटा करके दूसरे इंटेंसिटी से हायर इंटेंसिटी की मैग्नेट यहां पे रख दी, तो हमें ये जो फोर्स मिल रहा था, जो डिफ्लेक्शन धीरे से हो रहा था, बहुत तेजी से होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बाई चेंजिंग द करंट, खूब ध्यान से समझो, एकदम सीधा सीधा बात बोल रहा हूं अब, बाई चेंजिंग द करंट इन द रॉड हम इसमें फोर्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, या बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट, अलग दूसरा मैग्नेट ला करके सेटअप कर दें तो भी यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, हमें ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? इसी चीज को ये कहानी की तरह बताया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में। ओके, देखो अब इससे ऑब्जर्वेशन आप क्या लेना है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, ईच टाइम द कंडक्टर मूव्स फास्टर देन दैट प्रीवियस वन। भाई पहले कम करंट पे किया था, फिर ज्यादा करंट पे किए, फिर और ज्यादा करंट पे किए, तो हर बार हमें क्या मिलेगा, जब करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा। सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात है सर। It is possibly only when the conductor gets accelerated more each time which required one more force। जाहिर सी बात है कि अगर उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा तेजी से आ रहा है, ज्यादा तेजी से वो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब वहां पे फोर्स भी ज्यादा होगा। क्लियर? ये क्या बोला है, F इक्वल टू एम ए से क्या बताना चाह रहा है? F इक्वल टू एम ए से क्या बताना चाह रहा है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन बहुत तेजी से हो रहा है, तो वहां पे फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑन अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। वो किस में होती है? एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा इसका मतलब फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती चली गई होगी। क्लियर? दस इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, खूब ध्यान समझो, ये रिजल्ट है, देख लो। दस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, the rod will experience a greater force and move faster। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, रॉड में जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज्यादा तेजी से होगा, यानी रॉड ज्यादा तेजी से मूव करेगा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम मैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दें या उस पूरे रीजन की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दें बाय इंक्रीजिंग द करंट या बाय चेंजिंग द मैग्नेट, तो वहां पर हमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलेगी वो बढ़ी मिलेगी। क्लियर है? फिर से, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस फील्ड स्ट्रेंथ। जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स केवल और केवल एक चीज पर बात कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट की वो फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस रीजन का कितना ज्यादा फील्ड है। जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, नेम टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ डेली यूज इन विच इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड। कौन से दो अप्लायंस? ये तो आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा आपसे। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है। इलेक्ट्रिक मोटर का कहां कहां यूज होता है? दो एग्जाम्पल, इसमें दो बोला है, मैं बोल रहा हूं आप 5 एग्जाम्पल बताएं। चलिए अगला,
नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सीधा सीधा कभी कभी किसी क्वेश्चन में धीरे से लगा कर दे देगा, एक बड़ा सा क्वेश्चन है उसमें धीरे से एक ये ऐड कर देता है, जिसको पढ़ लें आप अच्छे से। करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड experiences a force due to which we get motion. The direction of motion of the force is given by the Fleming left hand rule. क्या कहा गया कि अगर किसी फील्ड में हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से हम दे पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी बताओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे मिलेगा तो हम आपसे बताएंगे, लेकिन हम पहले आपसे आंसर की उम्मीद करते हैं कि आप आंसर इसका जल्द से जल्द बताएंगे। ओके, चलिए इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, अब बढ़ते हैं इसकी ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है क्या, देखो ध्यान से। इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट, इफ instead of moving magnet towards the coil, we move the coil towards the magnet, will there be any induced current? क्या बात है, justify your answer, compare the two cases। ध्यान से देखो, कहा यह गया कि सर एक कॉइल है, ये क्या है, कॉइल है, ये कॉइल आपको दिख रही होगी, और इस कॉइल से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, और ये है हमारी कॉइल, ये क्या है, कॉइल, रेड कलर की कॉइल है, और यहां पे एक मैग्नेट रखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जिसका दिख रहा है, और हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इसकी ओर ले आए। तो जैसे ही इसकी ओर ले आएंगे भाई, मैग्नेट का फील्ड ऐसे ऐसे निकलेगा, देखिए मैं बना रहा हूं, ये मैग्नेट का ऐसे ऐसे फील्ड निकलेगा, ये इधर से नॉर्थ पोल से, ठीक है, और जैसे जैसे ये आएगा इसकी फील्ड चेंज होगी, भाई फ्लक्स कटेगा, इसकी जो फ्लक्स है, जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे ऐसे आएंगी, तो फील्ड लाइंस इधर आएंगी तो चेंज होगी, क्लियर। जैसे जैसे ये चेंज होगा इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, इंड्यूस्ड करंट होगी, और अगर ये मैग्नेट रुक गया तो ये करंट खत्म। यानी मूविंग ऑफ मैग्नेट इन अ सर्कुलर लूप या इन अ कॉइल, हम देख रहे हैं कि उसमें करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड कर रहा है, किसके कारण से, इस मोशन ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, इसके कारण से। अब ये मूवमेंट ऑफ मैग्नेट क्या है, इस चीज को पहले समझो। जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये पेन हमारा मैग्नेट है, और ये कॉइल है, और इस कॉइल पे ऐसे अगर जा रहा है, देखो कॉइल की तरफ ये मूव कर रहा है, तो लगातार फ्लक्स चेंज होगा, और इसके कारण से इस कॉइल में क्या जनरेट होगा, इस कॉइल में करंट जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। अच्छा, मैग्नेट को मैं स्थिर रखूं, रुका हुआ ए पे रेस्ट पे रख रहा हूं, और कॉइल को मैं मूव कर रहा हूं, तो भी बात वही है। तो मैग्नेट कॉइल के पास जाए चाहे कॉइल मैग्नेट के पास आए, दोनों सेम बात है। यानी कहने का मतलब क्या है, रिलेटिवली दोनों अगर मूव कर रहे हैं एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर, तो उनमें एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी। क्लियर, ये बात क्लियर है। तो इसमें वही बोला गया फैराडे एक्सपेरिमेंट में, इंस्टेड ऑफ मूविंग मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराने के बजाय अगर हम कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराएं तो क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, वही काम पुराना वाला, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगी। वही लिखा गया है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। कोई भी पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है, सर
फ्लक्स चेंज होने के कारण या फील्ड चेंज होने के कारण होता है। द डिफरेंट वेज टू इंट्रोड्यूस करंट और कॉइल इन ब्लो, क्या है खूब ध्यान से देखो। इंड्यूस्ड करंट, एक सेकंड इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, देखिए, इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल बाय मूविंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, इंड्यूस्ड करंट ऑन कॉइल बाय मूविंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल को हम मूव कराएंगे तो भी उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। इंड्यूस्ड करंट ऑन अ कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस इट, अगर कॉइल के बगल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे यानी मैग्नेट को मूव कराएं तो भी क्या होगा, जैसा ये केस बताया मैंने, कॉइल है, कॉइल के बगल में अगर मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं तो होगा क्या, यहाँ पे इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी। तो चाहे हम कॉइल को मैग्नेट की ओर ले जाएं, चाहे मैग्नेट को कॉइल की ओर ले जाएं, दोनों ही केस में क्या होगा, कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। और ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, एंड द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर शोज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, देखिए इसमें फिर बोला गया कि जस्टिफाई योर आंसर, कंपेयर द टू केसेस, ये बोला है, तो आइए कंपेयर करते हैं। वी कैन कंपेयर दीज केसेस बाय चेकिंग इट विद द डिफ्लेक्शन ब्रॉट अबाउट द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके तरीके से या उसको बेस्ड मान करके हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इन बोथ केसेस द डिफ्लेक्शन इन द needle of the galvanometer will take place due to the induced current caused by the changes in the change magnetic field। कहने का मतलब क्या है, चाहे हम कॉइल को मैग्नेट की ओर ले जाएं, चाहे मैग्नेट को कॉइल की ओर ले जाएं, दोनों ही केसेस में ये हमारा गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका मतलब दोनों ही केसों में एक बात बताई गई है, वो क्या, कि अगर कॉइल को मैग्नेट की ओर ले जाएं या मैग्नेट को कॉइल की ओर ले जाएं तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी एंड गैल्वेनोमीटर विल शोज द डिफ्लेक्शन। ओके, आगे बढ़िए। दिया है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर से देख लीजिए। द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस्ड अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहानी वही है, ये देखिए कॉइल है, मैग्नेट को लेकर के आए, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो क्या जनरेट हुआ, इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गई। क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है ये इंड्यूस्ड करंट, तो बताया गया, इसमें क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। बाय मूविंग मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ कॉइल वी टेक अ कॉइल विद several turns and it is connected to a sensitive galvanometer। क्या कहा गया कि इस अरेंजमेंट में हम कई सारे कॉइल लेते हैं और इस कॉइल को एक हम गैल्वेनोमीटर से ऐड कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आगे देखिए, we take a coil with several turns, हम एक कॉइल लेते हैं several turns का, connected to a sensitive galvanometer। okay, आगे when a bar magnet is moved towards the coil we see deflection in galvanometer। जब बार मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करता है तो हम एक देखो सब आंसर वही है, बस बार बार वही बात को अलग ढंग से बोला जा रहा है। दिस डिफ्लेक्शन dies down after some time the deflection is because of the induced current। इसमें खूब ध्यान समझो, इसको यहां पे ले आए, इसमें करंट इंड्यूस हुई, इंड्यूस होने के बाद ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसी बात को इसमें बोला गया। आगे देखिए, hence the value of induced current produced in a conductor या सर्किट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ बातों पे ये डिपेंड करता है। नंबर 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन गिवन कॉइल, इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस पे डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। क्लियर, ओके। दूसरा, एरिया ऑफ ईच टर्न्स इन गिवन कॉइल, इस गिवन कॉइल में जो एरिया है वो कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा है रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी रिलेटिव मोशन उनके बीच में कितना तेजी से हो रहा है, मैग्नेट धीरे धीरे आ रहा है कि तेज तेज आ रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, द रूल्स यूज्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट
बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये जो डायरेक्शन पता की जाती है इंड्यूस्ड करंट की किसी भी द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन पता की जाती है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की सहायता से पता की जाती है। तो जल्दी से जल्दी बताएं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे ये क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पे बताएंगे। एक्चुअली ये आ गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, खूब ध्यान से समझिए। इस रूल को समझने से पहले जैसे फिगर है वैसे अपना हैंड हम लोग बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से, एडजस्ट योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब, योर फोर फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपका थंब, आपका फोर फिंगर, आपका मिडिल फिंगर, देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर, डन, ओके। नाउ एडजस्ट योर, खूब ध्यान समझो, एडजस्ट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थंब को किधर, मोशन की डायरेक्शन में, देख लो ये मैं लिख रहा हूं, थंब को किधर, मोशन की डायरेक्शन में, मोशन कहें या फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। और मिडिल फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में, किधर, सॉरी, फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में करें। खूब ध्यान समझो, एडजस्ट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स and your forefinger in the direction of field, then your middle finger will show the direction of induced current। तो ये किसको शो करेगा, induced current को शो करेगा। यही तरीका है इसको बोलने का, इसको लिखने का। Adjust your right hand in such a way that your thumb, your forefinger and your middle finger are mutually perpendicular to each other। Then now adjust your thumb in the direction of motion or force and your forefinger in the direction of field, then your middle finger will show the direction of induced current। यही है आपका क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, इसका फिगर बनाना सीख लें। हमको नहीं आता, हमने फिगर लेके काम चला लिया, इसलिए बोल रहा हूं, बना लीजिए। क्या दिया है, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड इन फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में 2 प्रॉपर्टी बताई जो फ्यूज वायर में होनी चाहिए। तो सबसे पहला, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। फ्यूज वायर कैसा लेना चाहिए हमें, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका, ओके, और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और जनरली लेड का, टिन का और जिंक का बनाया जाता है। जो फ्यूज बनाया जाता है उसमें जो वायर होता है वो जर्नली किसका बना होता है, वो जर्नली बना होता है इन सब का, लेड का बना होता है, टिन का बना होता है, जिंक का बना होता है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, याद रखिएगा, फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्लियर, सीरीज में कनेक्टेड क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है सीरीज में कनेक्ट होने पर, सीरीज में कनेक्ट होने पर सभी के थ्रू जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम फ्लो होती है। वो क्या होती है, सेम फ्लो होती है। तो जब फ्यूज सीरीज में रहेगा तो उसमें टोटल करंट फ्लो करेगी। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो सेफ्टी हम चाहते हैं फ्यूज से, वो हमें मिलेगा। अदरवाइज होगा क्या, एक वायर में करंट कम जा रहा है उसमें हम फ्यूज लगाए हैं, जिसमें करंट ज्यादा जा रहा है उसमें फ्यूज लगाए ही नहीं है, तो वो पूरा वायर हमारा जल सकता है, उसको हम बचा नहीं सकते। फ्यूज भाई सेफ्टी डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है इसको हमें ऐसे लगाना होगा कि इसके थ्रू सारी करंट पास करे, जिससे जितनी इसकी डिजाइन है, जितने लिमिट के लिए डिजाइन किया गया है उतने तक ही ये काम करे। और जैसे ही उससे एक्सेस में वैल्यू बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वैसे ये क्या हो जाए, गल जाए और सर्किट ब्रेक हो जाएगी, करंट की वैल्यू बंद हो जाए। तब करंट जो फ्लो कर रहा है वो बंद हो जाएगा और आपकी सर्किट जो रहेगी वो पूरी पूरी सेफ हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीरीज अरेंजमेंट आर नॉट टू बी यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेट सर्किट, लिस्ट एनी 3 रीजन। सीरीज में सर्किट को नहीं रखा जाता है, क्यों नहीं रखा जाता, उसके 3 कारण। नंबर 1, इन सीरीज अरेंजमेंट सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द अप्लायंसेस व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड।
सीरीज में क्या होता है, सभी अप्लायंसेस के पास सेम करंट पहुंचेगी। याद है ना सबको, सीरीज में इंड टू इंड कॉम्बिनेशन करते हैं हम, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन करते हैं और सभी के थ्रू क्या होती है, करंट सेम जाती है। तो वही बात कर रही है। अब भाई सब ऑपरेटर्स एक जैसे थोड़ी होते हैं, सब अप्लायंसेस अपनी अलग अलग कैपेसिटी रखते हैं, तो किसी को ज्यादा करंट चाहिए, किसी को कम करंट चाहिए, लेकिन सीरीज में है तो उनके पास सबके पास बराबर बराबर करंट जाएगी, जो कि जरूरत नहीं होती है। दूसरा, टोटल रेजिस्टेंस of domestic circuit will be sum of the resistances of appliances and hence the current drawn by the circuit will be less। भाई जाहिर सी बात है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए क्या है, करंट की वैल्यू उसमें घट जाएगी, थर्ड से करंट की वैल्यू वहां पे घट जाएगी। इसका मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करेगा, लॉस होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उसमें क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हम नहीं प्रेफर करेंगे कि डोमेस्टिक सर्किट जो हो, जो घरों में वायरिंग हो, वो सीरीज में हो। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो हाउस होल्ड वायरिंग है, ये पूरा डिडक्टेड पार्ट है, बट एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल आप में है। We cannot use the independent on off switch with the individual appliances। जाहिर सी बात है भाई, अगर सपोज ये है आपका फ्रिज, ये क्या है, फ्रिज, और ये है आपका टीवी, और ये क्या है, फैन। आपको ध्यान से देखो, हम चाहते हैं कि हमारा फैन ऑफ हो जाए। क्या चाहते हैं, कि हमारा फैन ऑफ हो जाए, लेकिन फैन को जैसे ही हम ऑफ करेंगे पूरी सर्किट ब्रेक हो जाएगी, यानी फ्रिज भी बंद हो गया, टीवी बंद हो गया, फैन भी बंद हो गया। अगर हम इंडिविजुअल चाहे टीवी को ऑफ कर दें, फैन और फ्रिज चलता रहे, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। यानी इंडिविजुअल किसी अप्लायंस को हम बंद नहीं कर सकते। अगर सीरीज में वो कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में अगर उन्होंने जोड़ा गया है तो सबको हमें एक साथ चालू करना पड़ेगा, सबको एक साथ बंद करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड वायरिंग में या डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग चीजों को या अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्टेड नहीं करते, बल्कि पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो जल्दी से बताइएगा, पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्या, ओके। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट डिटरमाइंड। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता की जाती है। मेंशन टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप बताइए। अब चलो देख लेते हैं क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द पाथ अलोंग विच अ free north pole tends to move. The direction of magnetic field line at a point is determined by the placing a small compass needle. The north pole of compass indicates the direction of magnetic field line at that point। दो क्वेश्चन के आंसर तो इसमें दिए गए हैं। पहला क्या है, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द पाथ, एक पाथ है अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव। क्लियर, एक पाथ है, क्या है, ये मान लो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये ऐसे निकल के ऐसे जाता है। तो ये मैग्नेट का ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल फ्रीली इस पे से घूमना चाह रहा है, और इसी को हम बोलते हैं फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वही इसमें बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या, मैग्नेटिक फील्ड वो पाथ है जिसके अलोंग फ्री नॉर्थ पोल टेंडेंसी रख रहा है मूव करने की। क्लियर, इस तरीके से इसको बोलने का ढंग होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हम उस पॉइंट पर क्या रखेंगे, एक कंपास रखेंगे, और उस कंपास में जिस तरफ नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी उसी तरफ क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बाय प्लेसिंग अ कंपास निडल वी कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या बात ठीक है, एकदम ठीक है सर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था,
अच्छा क्वेश्चन था। मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जल्दी जल्दी बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सबको बताया गया है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन किधर होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, आउटसाइड मैग्नेट। लेकिन इनसाइड मैग्नेट किधर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आउटसाइड मैग्नेट की बात करें तो ये क्या होती है, क्लोज्ड कर्व रूप के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, क्लोज्ड कर्व्ड लूप के फॉर्म में होती हैं। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये कैसी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। कैसी होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो याद रखना मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। मैग्नेट ही नहीं, बार मैग्नेट ही नहीं, अगर सोलेनाइड की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, तो उनके अंदर भी जो फील्ड लाइंस होती हैं, जो फील्ड लाइन होती हैं इनसाइड मैग्नेट, वो कैसी होती हैं, वो पैरेलली होती हैं। कैसे होती हैं, एक दूसरे से पैरेलल, स्ट्रेट लाइन होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो याद रखना सोलेनाइड के अंदर जो पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज करें सॉरी, पैरेलल फील्ड लाइंस जो हैं, ये फील्ड लाइन क्या शो कर रही है, ये फील्ड लाइन शो कर रही हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म, क्या शो कर रही हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो पैरेलली जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या शो करती हैं, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। तो यहाँ पे भी मैग्नेट के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस बात को आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे। और याद रखना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल्स ऑफ द मैग्नेट पर, पोल्स ऑफ द मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। पोल्स ऑफ द मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखो क्या कहा गया है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, देखो ये बना हुआ है, सर्कुलर कॉइल है। और इस सर्कुलर कॉइल पे हमें क्या करना है, फील्ड ड्रॉ करना है। तो फील्ड ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचना और इस पे ऐसे ये छोटे छोटे सर्कल्स इस तरीके से बना देना और ये इस तरीके से बना देना। अगर इधर नॉर्थ पोल है तो जाहिर सी बात है इधर फील्ड निकल करके ऐसे जाएगा, भाई नॉर्थ पोल से ही तो निकलता है ना, तो जाहिर सी बात है ये फील्ड ऐसे ऐसे निकलेगा और ये डायरेक्शन किधर दिखाएंगे, एरो इस तरफ दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे निकल करके जा रहा है। और इधर आएगा तो किस तरफ से, ऐसे जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही आसान सी बात है, फिगर बना हुआ दिखा है आपको, बहुत बार बनाए हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। उसके आगे वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, नेम एनी टू फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल डिपेंड। इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये बोल रहा है। तो देखो यार, फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर ऑफ द करंट करिंग सर्कुलर कॉइल डिपेंड्स आर। कहने का मतलब क्या है कि इस कॉइल के सेंटर पर, इस पी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो किस बात पर डिपेंड करेगा वो देख लो। तो नंबर 1 डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि इस कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट ज्यादा है तो इस पॉइंट पे फील्ड ज्यादा है, यानी फील्ड एट अ पॉइंट इन अ सर्कुलर कॉइल विल बी डिपेंड्स ऑन द करंट। क्यों? क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर। इसका जो रेडियस है, यानी सेंटर से लेके इसके बीच की ये डिस्टेंस, ये जो रेडियस है इस पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा सर? इस पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेडियस कम होगा तो फील्ड ज्यादा, रेडियस बड़ा होगा तो फील्ड कम। क्लियर है? तीसरा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर वायर। If the number of turns in circular wire are increased, magnetic field at the center of the loop increases। अगर इस पर हम कॉइलिंग करते हुए ले जाएं वायर को और ये नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दें तो भी हमें इस फील्ड पॉइंट पर जो फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना? चलो अगला क्या है, अगला है स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। How will this force get affected on?
double the magnetic field of the current, reverse the direction of the current flows. ठीक है, देखो, the rule used to determine the direction of force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field by Fleming left hand rule. जाहिर सी बात है यार, कोई भी फील्ड है, खूब ध्यान से देख लो, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो कौन सा रूल है जो इस पर फोर्स को बताता है? लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल ही बताएगा कि किस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है. याद रखना हमेशा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा कि कोई फील्ड में, कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, उस पर कितना फोर्स किस तरफ लग रहा है वो कौन बताएगा? सॉरी, किस तरफ फोर्स लग रहा है ये कौन बताएगा? डायरेक्शन कौन शो करेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. क्वेश्चन बोला गया डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. अगर मैग्नेटिक, ये देखो कॉइल है, सॉरी ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर रख दिया गया, करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया. इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू को हम डबल कर दें, क्या कर दें? ये बोल रहा है कि डबल कर दो. तो सर अगर हम ये लिए हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसके बीच में ये वायर है, इसके थ्रू अगर करंट की वैल्यू को हमने डबल कर दिया, पहले से क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो क्या होगा? तो डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल डबल द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर बिकॉज द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. भाई अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे करंट की, तो भाई करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपना क्या है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो इस पूरे रीजन का जो फील्ड है वो बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा. तो अगर फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा तेजी से होगा. हम लोगों ने अभी देखा था पीछे. क्लियर? इसका मतलब क्या है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाएगा. बोला है कि रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज. अगर करंट की डायरेक्शन, जो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा था, इस तरफ से फ्लो कर रहा है, अगर इसको मैं पलट दूं, करंट अगर इस तरफ से फ्लो करा दूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड which turns the reverse direction of force. तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी. आप याद रखेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, तो उस पे जो लगने वाला फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. ये बात आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में बिठा करके रखना है. क्लियर बात है? ओके.